देखो भाई, हम आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा चुके थे। संवैधानिक विकास में मैंने अंग्रेजों का आगमन कर लिया था, आपको पढ़ा दिया था मैंने प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, है ना। और इसके बाद मैंने ये भी पढ़ा दिया था कि बंगाल का पहला नवाब कौन रहा है, मुत्तु बुरसित कुली का नाम बताया होगा। और ये भी बता दिया था कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन रहा, तो रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव किस युद्ध के बाद बना था, तो आप कहेंगे प्लासी का युद्ध। वो 1757 का एक निर्णायक युद्ध हुआ जहाँ से बंगाल का पहला गवर्नर बना, जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। अच्छा, रॉबर्ट क्लाइव के बाद अगला मैंने पढ़ा दिया था आपको वॉरेन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल पढ़ा दिया था। अगर आपसे ये कहे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन हुआ, तो आप कहेंगे वॉरेन हेस्टिंग। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ, तो वॉरेन हेस्टिंग। पिछला आपने याद किया होगा बहुत अच्छे से, ऐसा मान के चल रहे हैं। और अब जो आगे पढ़ाएंगे वो बेहतर नहीं बेहतरीन मिलने वाला आपको। और वो कल मैंने क्लास इसलिए मिस करी थी क्योंकि आगे की रणनीति बनानी थी, थोड़ी सी पॉलिटिक्स कैसे आगे बढ़ानी है और जल्दी बढ़ानी है। अब आगे थोड़ा सा लंबा लेक्चर लेने की कोशिश हो रही है, कभी कभी 1 घंटे क्लास भी हो सकती है, ठीक है। हाँ, लेकिन चलेगा इतने नहीं, रफ्तार है भाई साहब, हम ही क्यों समझ में आ रहा है, आपको कुछ नहीं है, बुक बेकार है। फिर आपको समझ में आएगा तब पढ़ाएंगे आगे। आपको अगर पूरा समझ में आ रहा होगा, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाए। और जी के यही मांगती है, धीरे धीरे बढ़ते रहो, रोज बढ़ो। इधर आ जाओ भाई, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका है। और मैंने कहा वो कौन सी कमेटी थी जिसकी सिफारिश पे रेगुलेटिंग एक्ट भेजा गया 73 वाला, तो आप कहेंगे गुप्त समिति थी। कौन सी? गुप्त समिति की सिफारिश पर भेजा गया था। बाकी चीजें होंगी वो हम बताते रहेंगे आपको, नई नई चीजें। इसमें आ जाओ मेरे भाई, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आपको मैंने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करवा दी थी, जो कोलकाता में हुई थी मेरे भाई। और उसमें 4 न्यायाधीश हुआ करते थे, एक मुख्य न्यायाधीश था। एक मुख्य न्यायाधीश जिसका नाम था लॉर्ड एलिजा एम्पे, और 3 अन्य जज हुआ करते थे, जिनका एक नाम लॉर्ड हाइड और एक लॉर्ड चैम्बर और एक लॉर्ड लेमिनिस्टर था। अच्छा, और आगे आ जाओ। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी चलाने के लिए लेजिस्लेचर व्यवस्था से विधायिका थी वो, जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में चल रही थी, उसका जो कानून बन के आता था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से बन के आ रहा था। ये बात बता दी थी कल की क्लास में मैंने। और यहाँ से और आगे बताया था कि कार्यपालिका का हेड बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग हुआ करता था। कार्यपालिका मतलब कानून लागू करना, बन के आ गया ब्रिटेन से। और लागू करवाने का मतलब कार्यपालिका गवर्नर जनरल, इसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। और कानून की व्याख्या करने का काम जुडिशरी का था, जिसका हेड कौन था, लॉर्ड एलिजा एम्पे। और वॉरेन हेस्टिंग की आपस में दोस्ती हो जाती है और ये बहुत अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। ये चाहते बेगुनाह आदमी को वहाँ पे सजा देते और बेगुनाह उसको फांसी पर चढ़वा देते और उसको मृत्यु की सजा सुना देते हैं। ये दोनों की मिल जाने के कारण ये बात पहुंची ब्रिटेन में, कि ब्रिटेन में ऐसा हुआ कि जो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग है, ये अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगा है। ये 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट में बनाया था गवर्नर जनरल, इसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। उसी की बात चल रही है, उसी की बात को आगे बढ़ा रहे मेरे भाई। आगे आ जाओ मेरे भाई, क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, संशोधनात्मक अधिनियम आया है और वॉरेन हेस्टिंग की कार्यपालिका का हेड बनाकर उसके अधिकार बढ़ा दिए जाते हैं। वॉरेन हेस्टिंग ने अपने अधिकार का गलत यूज करना स्टार्ट कर दिया, इसने लॉर्ड एलिजा एम्पे के साथ दोस्ती कर ली। और उसका नतीजा ये हुआ कि वॉरेन हेस्टिंग जिस पर चाहे मर्जी उस पर झूठे आरोप लगाता और सुप्रीम कोर्ट में भेज देता उसको, और उसको मनसाई सजा दिलवा देता। ये बात होने के बाद आपको जो मैंने पढ़ाया था बेटा आगे, जो वॉरेन हेस्टिंग ने कहा, लॉर्ड एलिजा एम्पे उसे वही सजा सुना दिया करता। इसके खिलाफ 3 आदमी गए थे, एक नंद कुमार, एक जय सिंह और एक घसीटी बेगम। तीनों भाई साहब गए तो नंद कुमार को दोबारा से फांसी पे चढ़वा दिया जाता क्योंकि इनके अगेंस्ट गए थे। और आगे आ जाओ, वॉरेन हेस्टिंग ने, हम यार इतना पढ़ा चुके थे शायद, वॉरेन हेस्टिंग ने नंद कुमार को झूठे आरोप, जैसे ही वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया ये 1784 में अगला एक्ट पारित करके भेजा गया, पिट्स इंडिया एक्ट। भाई बहुत अन्याय हो रहा था। ये लॉर्ड एलिजा एम्पे और वॉरेन हेस्टिंग जो चाहते वो कर रहे थे, मनमानी, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल हो रहा था। तभी एक और एक्ट भेजा जाता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। और इसमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा मेरे भाई, इस एक्ट की रूपरेखा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर नॉर्थ पिट्स द्वारा तैयार करी गई थी, इसलिए ये उसी के नाम पर भेजा गया था। पिट्स इंडिया एक्ट कहलाता था पिट्स इंडिया अधिनियम। मतलब इसका नाम पिट्स क्यों पड़ा कि जो आदमी भेजने वाला था, ब्रिटेन से कानून बन के आ रहे थे उस टाइम पे। हम भारत का संवैधानिक विकास शुरू कर रहे हैं, इसमें मात्र एक आपको अभी पढ़ाया है, एक्ट 1773 वाला, और 84 पे आ पाए हैं, क्योंकि तो पॉलिटिक्स की शुरुआत अभी हो पाई है। अभी कुछ भी ज़्यादा नहीं पढ़ पाया आपने। अब हमारी शुरुआत एंट्री हो रही है बहुत अच्छी तरीके से। देखो 1784 का जब पिट्स इंडिया एक्ट आता है तो मेरे भाई सबसे पहले लंदन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, जिसमें 6 मेंबर हुआ करते थे।
सबसे पहले तो एक लंदन में बोर्ड ऑफ नियंत्रक मंडल बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो व्यापार करने वाले थे इन पर कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोल बोर्ड बन गया। आगे देखो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन लंदन में बंगाल के गवर्नर जनरल की पावर पर कंट्रोल रखने के लिए किया गया था। मैंने बोला था जो बंगाल में वॉरेन हेस्टिंग्स गलत यूज करा था अपने इस्तेमाल का शक्तियों का, जब शक्तियों का गलत इस्तेमाल होने लगा तो मेरे भाई ब्रिटेन से खबर आई कि इसके ऊपर कंट्रोल लाओ, तो लंदन में एक कंट्रोल बोर्ड बना दिया गया। कंट्रोल बोर्ड क्या कर रहा था, वो बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, उन पे भाई साहब अपना तंजा कस रहा था कि भाई साहब तुम गलत चलोगे तो हम तुम्हें तुरंत खींच देंगे। ऐसी बात चल रही थी। बात समझ में आ रही है? अच्छा, और आगे आ जाओ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य थे जिन्हें यह अधिकार था कि बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए गए निर्णयों को रद्द कर सकते हैं। पता चला किसी को फांसी दिलवा दी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने देखा मेरे भाई वहां पर जाता रिव्यू के लिए, अगर आपने कोई निर्णय लिया तो रिव्यू जाएगा कंट्रोल बोर्ड में, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में गया, उन्होंने कहा ये तो गलत कर रहा है, तो मेरे वो उस आदेश को रद्द करने का अधिकार था बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, इसलिए बनाया गया था। बनाई इसलिए गया था मेरे भाई गलत यूज कर रहा था ये शक्तियों का। क्या नाम था इसका? वॉरेन। एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड, व्यापार और प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से अलग कर दिया गया और कहे कंपनी के कार्यों की समीक्षा करने के लिए एक प्रवर समिति और एक गोपनीय समिति का गठन किया गया कि मेरे भाई ये चेक करना है कि ये सही काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसका जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही है यहाँ पर ठीक काम कर रही है, इसके लिए कमेटी बना दी। कार्यपालिका और न्यायपालिका को भी एक दूसरे से अलग कर दिया गया। कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से अलग करने का मतलब जो पहले लॉर्ड एलिजा एम्पे और वॉरेन हेस्टिंग्स दोनों दोस्ती करे हुए थे वो दोनों को अलग कर दिया। मेरे भाई अलग अलग रहोगे दोनों लोग, समझ पा रहे हो? मिली भगत नहीं चलेगी आपकी। अच्छा, इसके बाद आता है एक्ट ऑफ 1786, 1786 का अधिनियम। अगर यकीन मानो अगर आप इतनी बातें लिखी हुई सब पढ़ लेते हैं तो पॉलिटी का प्रश्न आपको नया नहीं दिखेगा पेपर में, वास्तव में नहीं दिखेगा, और बहुत शॉर्ट कंसाइज कंटेंट है वास्तव में, और समझाने का तरीका एकदम डिफरेंट है। जो लैंग्वेज सरल से सरल हो सकती है वो यूज कर रही है हम। आगे देखो, 1786 का एक्ट आता है, इसके तहत 2 महत्वपूर्ण कार्य करे गए। 1786 का एक्ट आता है, उसके तहत 2 महत्वपूर्ण कार्य करे गए। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे भाई, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा पॉलिटी का, पूछा जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो पूरा कभी कभी लिख के दे देता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स पर कंट्रोल पाने के लिए लंदन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करी गई थी, ये किस एक्ट के तहत करी गई थी? तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बताना पड़ेगा आपको। ये ध्यान में रखना कौन से वाले एक्ट में कौन सी चीज पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि अभी तो 2 उपाय है मात्र, और जब बहुत सारे एक्ट करा देंगे ना तब तुम्हारा दिमाग पजल होगा यार कौन से वाले एक्ट में ये काम हुआ था, कौन से वाले एक्ट में काम हुआ था। तो तुम्हें इसलिए थोड़ा सा रिवीजन चाहिए, अब घर पे जाके रिवाइज मारो इसको, ठीक है? आगे सबसे पहले विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द और लागू करने का अधिकार दिया गया। कहें तो एक काउंसिल बनाई गई थी जो गवर्नर जनरल की, बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसमें एक तो गवर्नर जनरल था, एक 4 सदस्यों की काउंसिल और बनाई थी। याद हो आपको? एक जगह पढ़ाया था 4 सदस्यों की, नोट में नाम नहीं लिखाए थे मैंने, वहां पे 4 सदस्यों की काउंसिल बनाई गई थी जो कि निर्णयों को ले रही थी। यहाँ पे लिख रहा है विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल को अपनी परिषद जो काउंसिल थी उसके निर्णयों को रद्द और लागू करने का अधिकार दिया गया। अगला, बंगाल के गवर्नर जनरल को प्रशासनिक शक्तियों के साथ सैन्य शक्तियां प्रदान करेगी। ये आगे तो नहीं पहुंच गए भाई, सही है। 1786 का वो और आगे आएगा थोड़ा सा। बंगाल के गवर्नर जनरल को प्रशासनिक शक्तियों के साथ सैन्य शक्तियां प्रदान करेगी। और आगे देखो, 1785 में वॉरेन हेस्टिंग्स को पुनः ब्रिटेन बुला लिया गया क्योंकि इसने अपनी शक्तियों का गलत यूज किया था और इस पर महाभियोग लगा दिया गया। एकमात्र गवर्नर जिस पर महाभियोग लगा था तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स, ये नाम आता है कई बार पेपर में पूछा गया, वहाँ ऑप्शन मिलता वॉरेन हेस्टिंग्स। इस पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया गया। भारत में अभी ऐसा कोई भी राष्ट्रपति नहीं हुआ जिस पर महाभियोग लगाया गया हो। लगाया नहीं लगाया अभी, लेकिन ये एक लौता ऐसा आदमी था जिस पर महाभियोग की प्रक्रिया चली थी। हाँ, आगे देखो, आगे पढ़ने को मिलेगा। 1750 में वॉरेन हेस्टिंग्स को पुणे ब्रिटेन बुला लिया गया और क्योंकि इन पर शक्तियों का गलत यूज किया था और इस पर महाभियोग लगा दिया गया, भारत में राष्ट्रपति को उसके पद से हटा देने की प्रक्रिया को। इतनी तो सिंपल सी बात है, अगर भी बच्चा हल्का सा टच होगा पॉलिटिक्स पता होगा ये वाली बात। अगर आप पहली बार पढ़ रहे तो हम बता रहे हैं, महाभियोग का मतलब होता है किसी को अपने पद से हटाने के लिए, किसी को राष्ट्रपति को और किसी को नहीं राष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति को हटाओगे तो प्रोसेस का नाम है उसका महाभियोग। ओके बेटा, आगे आ जाओ। इसी महाभियोग प्रक्रिया से वॉरेन हेस्टिंग्स को उसके पद से हटाया।
ये बात तो सभी को पता होगी, वॉरेन हेस्टिंग कहाँ का गवर्नर जनरल था? बंगाल। कहाँ का था? बंगाल का। आगे देखो ब्रिटिश पार्लियामेंट, आगे देखो लिखा हुआ है ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक सदस्य लॉर्ड कॉर्नवालिस महाभियोग लगाया था। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश की संसद थी ना, वो किसने महाभियोग लगाया था? तो एक नाम था लॉर्ड कॉर्न, ये इंडिया आना चाह रहा था, बोले हमें बनाओ गवर्नर जनरल। वही एक पद छीनने वाली बात कि उन पे वो उनको गलत ठहरा दो कि हम सही हैं, अब हमें बना दो प्रधानी वाला चुनाव। भाई साहब उनने 5 साल में कोई विकास नहीं किया तो हमें बना दो भाई साहब, तुम सब सड़कें चमका देंगे। ऐसी वाली बात कि भाई साहब तुम बताना कॉलोनी नहीं होगी, तुम्हारी छत के ऊपर कॉलोनी बना देंगे, बताओ। ऐसी वाली बात प्रधानी जब करी तो बोले यार ये आदमी सही हो सकता, वो गलत है। गलती तो हर इंसान में होती है भाई, गलतियाँ निकालना चाहो तो हर इंसान में गलती है, भगवान में भी गलतियाँ हैं यार। तो भगवान ने गलत किया यार, तो मेरे भाई हर आदमी कभी सही नहीं हो सकता, हर आदमी में गलती है। उसको पॉजिटिव माइंड से देखो तो पॉजिटिव दिखेगा वो। आगे देखो बेटा, आगे हम बात करेंगे महाभियोग। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का अगला गवर्नर जनरल इसी शर्त पर आया था कि वह ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक अधिकार के साथ साथ सर्वोच्च सैन्य अधिकारी भी बनाया जाएगा। अब अगला मेरे भाई जो आदमी आ चुका, नाम आ चुका है, कहाँ पे है? इस नाम को याद रखना पड़ेगा तुम्हें, ये बहुत खतरनाक आदमी है यार। यहाँ से प्रश्न हमेशा बना है कि अब इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग के बाद आएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इसको आगे पढ़े तो क्या लिखा हुआ है कि इस पहला सर्वोच्च सैन्य अधिकारी हुआ कौन हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही नागरिक सेवा की, ये नाम कई बार आया मेरे भाई, इसी की बात कर रहे थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही, लॉर्ड वालिस को ही भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है, तो फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। जो आपकी यूपीएससी की परीक्षाओं के तहत जो आपके सेलेक्ट होते हैं सिविल सर्विसेज, आईएएस अधिकारी होते हैं, जो सिविल सर्वेंट होते हैं, वो उसके जनक कहे जाने वाले कौन से आदमी जिन्होंने ये शुरुआत करी थी? कहाँ एक होना चाहिए, हाँ मैंने कहा कि फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो मेरे भाई आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस है, क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसी एक्ट के तहत अगला गवर्नर जनरल बनकर आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? 1786 का, 1786 का अधिनियम पढ़ रहे हैं। इसी के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में गवर्नर जनरल बन के आता है। और इसको आगे बढ़ाएं तो आपको क्या पढ़ने को मिलेगा बेटा? जब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आया था तब ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड मोनोपोली मिली थी। ट्रेड मोनोपोली मतलब व्यापारिक एकाधिकार के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर सकती है यहाँ पे ब्रिटेन से, है ना। ये सिर्फ एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को था और 20 वर्ष का था। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को रिन्यू करना था कि मान लिया हम आपको 10 साल के लिए नौकरी दे रहे हैं, 10 साल के बाद जब 10 साल हो जाएंगे आपको रिन्यू कराना पड़ेगा मेरे भाई, दोबारा से हमारा नौकरी लगवा लो। तो उसको रिन्यू कराना था कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी उसको 20 साल का परमिट मिला था, वो 20 साल का पूरा हो चुका था। 1773 से चल रहा था, 1773 से लेकर कहाँ तक चलेगा? 93 तक। 1773 से 93 में कंप्लीट हो जाएगा। अब उसको रिन्यू कराना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी और भी लोग कर सकते हैं व्यापार इंडिया में, तो मेरा रिन्यू कराना था, ये लिखा हुआ है देखो। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को रिन्यू करना था 20 वर्ष के एकाधिकार ट्रेड मोनोपोली के विस्तार के लिए एक चार्टर, एक अभिलेख भेजा गया जिसे 1793 का, अब भाई 93 आ गई, 73 से 93 20 साल हो चुके हैं, अब दोबारा से आ गया मेरे भाई। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, 1793 का चार्टर अधिनियम। अब 2-3 चार्टर इकट्ठे आएंगे, जो अभिलेख है वो 2-3 इकट्ठे आएंगे। हम आप कहेंगे चार्टर अधिनियम न लिखना चाहिए, यहाँ पर अभिलेख लिखना चाहिए, अभिलेख। और 1793 का चार्टर है और इस वाले में पढ़ने को मिलेगा सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड मोनोपोली को अगले 20 वर्ष के लिए बोले और 20 वर्ष तक ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी। वो कौन सा चार्टर था? तो 1700, ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यार, वो कौन सा चार्टर पढ़ रहे हो हम? 1793 का चार्टर अधिनियम पढ़ रहे हैं मेरे भाई। और अगर कोई नया बच्चा हो उसको बता दें, उसको ये बताना चाहेंगे ये नए नए नियम बन के आ रहे थे ब्रिटेन से। जो एक कोई नया नियम आया तो किसी एक्ट के तहत आता था कि अब वो पुराने नियम चल रहे थे, उनमें अगर सुधार करना होता था तो एक नया नियम लिख के देते। 17 जो सन चल रही होती थी, ये सन चल रही 1793, तो उस जो नियम आया उसको नाम देते 1793 का नियम, 1793 का चार्टर अधिनियम। अब नए नियम आ गए। अब उस अधिनियम के तहत क्या क्या हुआ चेंज, वो आपके सामने देखो। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1793 के चार्टर एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य के
वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे, इससे पहले लंदन से वेतन। मेरे भाई बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर थे उनका वेतन लंदन से दिया जाता था। और ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है, जहाँ पे मैंने अभी लाइन करी है ये वाली। ये प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन सा एक्ट था जिसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर को जो वेतन था वो भारतीय राजस्व से मिलने लगा था। 1793 का चार्टर एक्ट, 1793 चार्टर एक्ट के तहत ऐसा हुआ था। और अगर आपके पास नोट्स हैं अभी तो इनको प्लीज हाईलाइट करना, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर कोई बच्चा लिख रहा है तो जरूर नोट्स लिखना, ऐसे मत बैठना कि आपके पास नोट्स भी नहीं है और लिख भी नहीं रहे हैं। तो पॉलिटी मेरे भाई आपके लिए एक कथा बन जाएगी और हम कथावाचक कहलाएंगे और आप एक श्रोतागण। तो ये ना हो पाए हम कथावाचक बन जाए आपके लिए। आप पॉलिटी को हम पढ़ा रहे, आप लिखेंगे तो बड़ा अच्छे समझ है, मजा आने वाला आगे चल के। जब आपको अधिकार आपके पढ़ाएंगे, आपके ये अधिकार होते हैं तो आप कोई जीने से नहीं रोक सकता। इसका भी एक आर्टिकल स्पेशली लिखा हुआ है। तो सब जो अनुच्छेद पढ़ाने वाले आपको तब कहेंगे यार पॉलिटी तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जीवन पर्यंत तक काम आने वाला है। तो अगर आप लिख पाओ तो लिख लेना, नहीं तो ये वाली PDF का प्रिंट निकलवा लेना। मैंने उसी दिन बोला था अगर आप कायदे से पॉलिटी पढ़ना चाहते हो तो या तो लिखो या हमें सूचित कर दो, तो आपके नोट्स प्रिंट करा देंगे हम, अगर कायदे से पढ़ना चाहते हो तो। नहीं तो भाई आते रहो, हम भी फीस लेते रहेंगे, चलता रहेगा काम जयराम जी की। आगे देखो, 1793 में ही लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंडियन सिविल सर्विसेज की स्थापना की गई। इंडियन सिविल सर्विसेज कहें तो ICS भारतीय नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और शुरुआत कब करी थी मेरे भाई? 1793। डेट कौन सी थी? हाँ, ये डेट डाल लो अपने दिमाग में। वो तारीख थी 21 अप्रैल 1793। इसी को स्थापना किया गया था सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज का। इसलिए 21 अप्रैल को बेटा सिविल सर्विसेज डे, नागरिक सेवा दिवस कितनी तारीख को? वेरी गुड, आगे आ जाओ। थोड़ी सी और आगे आएंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ICS, अच्छा मैंने उसी को दोबारा रिपीट कर दिया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ICS की स्थापना 21 अप्रैल 1793 भारतीय नागरिक सेवा दिवस मनाया जाता है। और ये वाला क्वेश्चन आ भी चुका है, नागरिक सेवा दिवस वाला। अगर आप प्रतिभा SSC की परीक्षा में करें या रेलवे करें या किसी परीक्षा में करेंगे, एक दिवस जरूर आएगा। तो दिवस को आप ये कोशिश मत करना कभी, ये कभी भूल मत करना कि पेपर के टाइम याद करें। दिवस कभी पेपर वाले याद नहीं रहते, जो आप डेली याद करते रहेंगे वो दिमाग में रहेगा। और जब पेपर में आएगा छपाक से आएगा, यार यही था, नहीं आएगा तो गलत जाएगा। सिंपल सी बात है। तुमसे क्या हमसे गलत हुई कितनी बार? दिवस के 2 क्वेश्चन है, दोनों गलत करके आए थे भाई। तो ये बाई लक डिपेंड होता है, अगर नहीं पता तुक्का मार रहे हो तो गलत भी हो जाता है दिवस। तो रटने वाली चीज़ है थोड़ी सी। हाँ, ये वाला तो नहीं गलत है। अगर 21 अप्रैल का आ गया तो नागरिक सेवा दिवस बता देंगे सभी लोग, ठीक है? आ गया था 1793 में ही राजस्व बोर्ड कहे तो रेवेन्यू बोर्ड और राजस्व पुलिस रेवेन्यू पुलिस का गठन किया गया। और 20 वर्ष बाद आया 1793 में एक अधिकार दिया गया था 20 वर्ष का। 1793 से 20 साल जोड़ दो, 1813 हो गए। तो 1813 में अगला फिर चार्टर एक्ट आ जाता है, चार्टर अधिनियम। अब हम पढ़ेंगे 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा एक बार देख ले, कितना बड़ा है उस हिसाब से पढ़ाया जाए। चलो पढ़ा रहे इसको अभी, अगला वाला एक्ट कल के लिए छोड़ देंगे, नहीं तो सही है। क्योंकि यार ये वाला कल कभी आता नहीं है, कल करते रहो। क्योंकि कल कर ले दिमाग यही चाहता फिर और बढ़ा। अगर मन किया कि शाम को निकले सवेरे उठ के पढ़ेगी, सवेरे कभी पढ़ नहीं पाया आदमी, बहुत मुश्किल से उठ पाता है फिर। हाँ, वो सवेरे पता नींद बहुत तगड़ी कभी कभी आ जाती है, तो मेरे भाई शाम का काम छूटा हुआ तो सुबह उतना अच्छा इफेक्टिव हो नहीं पाता है। शाम को जब नींद आए तो कोशिश किया करो पानी पी लिया करो, उस टाइम पे पानी पी लो, या घर में कुछ रखा हो खाने पीने को खा लिया करो। चीनी रखी रहती होगी तो नींद नहीं आएगी, सही बात है रोहित, है ना रोहित? नींद नहीं आएगी अगर चीनी नहीं खाते रहोगे। नींद आ रही है तुम्हें तो इधर आ जाओ। ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ 1800, ये डेट पूछी जाती है और पूछा था ईसाई मिशनरियों का आगमन किस वर्ष भारत में हुआ? तब कहना 1813 में। कब? 1813 में। ये ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए परमिशन दे दी गई थी। मतलब ईसाई मिशनरी आए और भारत में प्रचार करें, ऐसा बोल दिया गया था। और आगे लिखा हुआ है ये ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म का प्रचार करने की परमिशन दी गई। इसके बाद होता क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा भारतीयों का धर्म परिवर्तन करके उन्हें
ये किस वर्ष में आए थे यार? 1813 में आए थे। 1813 में आए थे। इनका टारगेट था ज्यादा से ज्यादा इंडियन को बदल के ईसाई बना दो। और देखो आगे, इसके टाइम पर ही शिक्षा में बाइबल का प्रचार किया गया। मतलब बाइबल एक होता है जैसे अपना गीता होती है, ऐसे ईसाई में होता है क्या नाम, बाइबल होता है उनका। बाइबल बोलते हैं, उनकी पूजा करते हैं जैसे अपने पुराण होते हैं। तो ये बाइबल का प्रचार किया गया और भारतीय शिक्षा में विकास के लिए 1 लाख रुपए प्रति साल आवंटित किए गए भारतीय राजस्व से, जो केवल भारतीय शिक्षा के लिए थे। ये क्वेश्चन 2-3 बार हम देख चुके हैं भाई साहब। यूपी पीसीएस में कई बार रिपीट हुआ है कि वो कौन सा चार्टर एक्ट था जिसके तहत भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रतिमाह दिए जाने लगे थे। वो 1813 का चार्टर एक्ट था। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए पर साल। ठीक है, आगे देखो। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ भाई। जहां जहां मैं बोले क्वेश्चन रिपीट हुआ वो आपको भी दिखेगा आगे चल के जब पेपर देंगे कभी। तो वो कौन सा एक्ट था जिसके तहत ट्रेड मोनोपोली को एंड कर दिया गया? 1813 का चार्टर एक्ट था। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। केवल 2 व्यापारिक अधिकारों को। मान लिया कंडीशन तो मानी कि जैसे आपने देखा होगा कि अग्निवीर बना रहे हैं, लेकिन ये कंडीशन है कि सब कुछ 4 साल में बैठ, कुछ 25% को बाद में रिटायर करेंगे। वैसी बात होगी कि मतलब परमानेंट खत्म तो कर दिया भाई। कुछ है कि यहाँ पर ये निर्णय लिया गया कि जो ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की वो खत्म हो गई है। अब कोई भी ब्रिटेन से आए व्यापार करे इंडिया में, ब्रिटेन से और कोई नहीं आ सकता था कि आ सकता है क्या? ट्रेड मोनोपोली लगी हुई थी। बाकी महारानी एलिजाबेथ ने कह रखा था जो जाएगा सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर काम करेगा और कोई नहीं करेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था, व्यापारिक एकाधिकार था। अब वो खत्म हो चुका था। वो कौन सा एक्ट था? 1813। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा खींचा है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए। आगे आ दो। हालांकि आपको ध्यान रखना है, हैशटैग लगा लो, कॉपी हो, नोट्स हो, वहाँ पे एक बार हाईलाइट कर लेना इसको। 1813 के सभी ब्रिटिशर्स का ओपन गेटवे स्टार्ट किया गया। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, मतलब व्यापार ट्रेड मोनोपोली तो खत्म हो गई। 2 व्यापार ऐसे थे अभी ईस्ट इंडिया कंपनी करे, वो व्यापार कौन से थे वो आगे पढ़ने को मिलेंगे। वो 2 व्यापार कौन से थे जिनको छोड़कर अब कोई सभी व्यापार कर सकता था? 2 व्यापार छोड़ दिए थे। आगे देखो। 1813 में ब्रिटिशर्स को ओपन गेटवे स्टार्ट किया गया और ये डिसाइड किया गया कि अब ब्रिटेन से कोई भी आके व्यापार करे इंडिया में, कोई खुली छूट है। अब व्यापार की एकाधिकार खत्म हो चुका है। ठीक है, खूब चला 20-20 साल, 15-15 साल का बढ़ाया खूब। अब देखो, अब भारत में व्यापार करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। हालांकि भारतीय प्रशासन पर अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार बना रहेगा, लेकिन ट्रेड मोनोपोली, यार ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासनिक अधिकार भी तो हो गया था हमारे ऊपर, उनका कब्जा भी तो हो गया था हमारे ऊपर, मतलब प्रशासन चलाने के लिए। वो कब्जा खत्म नहीं किया गया था। बोले व्यापार अब कोई भी कर सकता आके ब्रिटेन से, ये खत्म हो गया था। ट्रेड मोनोपोली खत्म हुई थी, लेकिन प्रशासन खत्म नहीं हुआ था। अंग्रेज उड़ते नहीं गए थे यहाँ से मेरे भाई। अब देखो आगे लिखा हुआ, 2 अधिकार जिन पर ट्रेड मोनोपोली अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की बनी रहेगी। मतलब उसका 2 चीजों का व्यापार अभी भी केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। वो एक व्यापार था चाय का व्यापार और एक था चीन के साथ, कि चीन के साथ अगर व्यापार करेगा तो ब्रिटेन की सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और कोई नहीं। और जो चाय का व्यापार करेगा, चाय का व्यापार भी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी। बाकी के व्यापार जितने हो, कुछ ले जानी हो, मक्का ले जाने, गेहूं ले जाना, सब करो, खूब ले जाओ। ब्रिटेन से जो आओ खूब करो व्यापार। 2 व्यापार छोड़ देना, एक चाय का व्यापार और एक चीन के साथ व्यापार। ये हमारा एक्ट पूर्णतः खत्म नहीं हुआ अभी, वो सॉरी ट्रेड मोनोपोली पूर्णतः खत्म नहीं हुई है। अभी हमारा अगला एक्ट आने वाला है, जिसको कहते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना हमें 1 सेकंड तो देख ले कितना बड़ा हुआ क्लास। अरे भाई पढ़ा सकते हैं, मात्र छोटी सी क्लास हुई है अभी तो। अभी कहाँ लिखने को हुआ, मात्र पेज गिनो कितने हो गए लिखने को? 8 से 14 हो गए। अरे नहीं, तो फिर ऐसा करते हैं 1833 का चार्टर एक्ट है ना, क्योंकि यार पीडीएफ से कितना भी स्लो पढ़ो तब भी यार बहुत खिंच जाता है। हम और स्लो करेंगे थोड़ा सा, हैं?
कल पढ़ा देंगे। जो बच्चे लिख रहे हैं वास्तव में दिक्कत होगी उनको, क्योंकि 8 से 14 पे आ गए मेरे भाई। कहने का मतलब 4-5 पेज लिखना बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर और मैथ भी करना है, रीजनिंग भी करनी है, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। केवल पॉलिटी ही सब नैया पार नहीं लगाएगी। अगर पॉलिटी के भरोसे बैठ जाओ तो पॉलिटी भाई साहब इतने अकेले अंदर डूबो के ले जाएगी, वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो मैथ रीजनिंग भी तो नैया पार लगाएगा। और भी सब्जेक्ट पढ़ते हो ना घर पे? हाँ, पढ़ना पड़ेगा ना। तो चलो इसको हम आज यहीं पे रखते हैं। अब मैं आपको कुछ और पढ़ाते हैं।